मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ओके, तो अभी सुबह वाली क्लास में भाई जिस टाइम बंदा आता है ना उसकी नहीं उसकी सुबह, बस तो आप लोग उसी टाइम पे हैं तो आपकी सुबह। तो अभी सुबह वाली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंक्लाइन की। मैं इसको कंप्लीशन की जानिब पहुंचाना चाहता हूँ। चलिए बेटा अब थोड़ा सा क्लास में साइलेंस रहे ताकि हम इसको वाइंड अप कर सकें। आपके पास यहाँ पे एक बॉडी रखी थी मैंने, ठीक है, यहाँ पे एंगल बन रहा था थीटा, इसके अंदर हमने दो एक्सिस दिए थे फीड मेंबर, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था वेट। यहाँ कितना एंगल बन रहा था थीटा। दिस इज W cos थीटा, दिस इज W sin थीटा, इज इट? और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने अज्यूम ये किया हुआ है कि इस बॉडी और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने अज्यूम ये किया हुआ है कि इस बॉडी और सरफेस के बीच में क्या है, फ्रिक्शन, तो याद रखिएगा जब आपके पास बॉडी और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होती है तो फिर हमें फ्रिक्शन भी इसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ती है। फ्रिक्शन बॉडी के मोशन को फेवर करती है, अपोज करती है, अपोज करती है। फ्रिक्शन हमेशा बॉडी के मोशन को, हमारी बॉडी कहाँ जा रही, नीचे, तो फ्रिक्शन लगेगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज फ्रिक्शन। अब मुझे आपके पास अपने टारगेट की जानिब बढ़ना है। अब जब मैं अपनी टारगेट की जानिब बढ़ूंगा तो मेरा टारगेट था मुझे आपके पास निकालना है कि जब ये बॉडी इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रही है तो इस बॉडी के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब मैंने आपके सामने सबसे पहले कंसीडर किया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, दो, एक लग रही है नॉर्मल रिएक्शन और एक W cos थीटा, एक W cos थीटा। तो मैंने आपके पास लिखा यहाँ पे टू फोर्सेस आर acting on a body along y-axis। y-axis पे बॉडी पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक आपके पास एक्ट कर रहा है W cos थीटा और एक आपके पास एक्ट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो एक W cos थीटा और एक नॉर्मल रिएक्शन। अब बताइए आप मुझे, ऑल ऑफ यू, ये जो बॉडी है ऐसे स्लाइड कर रही है या ऐसे अप एंड डाउन हो रही है, ऐसे स्लाइड कर रही है। इसका मतलब इस बॉडी का वाई एक्सिस के अलाउंग कोई मोशन नहीं है। अगर इस बॉडी का वाई एक्सिस के अलाउंग कोई मोशन नहीं है तो वाई एक्सिस पे जितनी फोर्सेस है उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस कर लिया है। तो मैंने जुमला लिखा, सिंस देयर इज नो मोशन ऑफ अ बॉडी along y axis, since there is no motion of a body along y axis, क्योंकि y axis पे बॉडी का बेटा कोई मोशन नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो दे विल बैलेंस ईच अदर। इससे एक नंबर का एमसीक्यू बन जाता है और जिन बच्चों की थ्योरी स्ट्रांग होती है वो आराम से कर लेते हैं और जिनकी थ्योरी वीक होती है या जिनको बीच बीच में से फॉर्मूले के रिजल्ट्स याद नहीं रहते उनको ही करने में प्रॉब्लम होती है। अगर फर्ज कर लें मैंने आपसे बोला एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg और वो इंक्लाइंड प्लेन पे रखी हुई, आप बताइए इसमें कितना नॉर्मल रिएक्शन होगा। जिन बच्चों ने आपके पास ये पता होगा कि जब जब बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर होती तो उसमें जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो W cos थीटा के बराबर होता है। आपको वेट नहीं दिया, आपको मास दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो R होगा ये बन जाएगा, बोलिए क्या, mg cos थीटा। Am I right? Because weight is the product of mass and acceleration due to gravity. मास की जगह क्या आ जाएगा 5, g का मतलब 9.8 और थीटा का मतलब वो एंगल जो आपको गिवन होगा। जब आप इन तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। बात समझ में आ रही? तो ये आपको नॉर्मल रिएक्शन पता चल जाएगा। यहाँ से आपने वाई एक्सिस की बात कर ली थी, अब आप बात करेंगे एक्स एक्सिस की। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सब एक्स एक्सिस से मुझे बताइए
कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? तो आप मुझे जवाब देंगे अगेन दो, एक लग रही W sin थीटा और एक फ्रिक्शन। तो मैंने लिखा टू फोर्सेस आर acting on a body along x-axis. Two forces are acting on a body along x-axis. X-axis के along दो forces act कर रही हैं. एक कहलाएगी बेटा कौन सी? W sin थीटा और एक फ्रिक्शन. तो हमने लिखा एक बराबर है W sin थीटा और दूसरी बराबर है फ्रिक्शन. आर यू क्लियर? अब मुझे बताइए बॉडी कहाँ जा रही है? नीचे. ये बॉडी कहाँ जा रही है? तो कौन बड़ा होगा इनमें से और कौन छोटा होगा? W sin थीटा ज्यादा होगा और फ्रिक्शन कम होगी, क्योंकि जिस तरफ बॉडी जाती है वो वाली फोर्स ज्यादा होती है. तो अब मैंने यहाँ पे लिखा W sin थीटा would be greater than F, क्योंकि this body is moving in a downward direction. और अगर ये नीचे जाएगी तो W sin थीटा ज्यादा होगा और फ्रिक्शन की फोर्स कम होगी. Now there is a need to calculate net force, और जब हम नेट फोर्स निकालते हैं तो नेट फोर्स बराबर होती है हायर फोर्स माइनस, तो बोले क्या लिखूं? W sin थीटा माइनस F. तो नेट फोर्स किसके बराबर आई? W sin थीटा. नेट फोर्स बराबर आई W sin थीटा. तो मुझे नेट फोर्स यहाँ पे W sin थीटा माइनस F के बराबर. ये कहां से निकाली? सिस्टम से. कहां से निकाली? कहां से निकाली? अब इसको किससे कंपेयर करेंगे? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. किससे कंपेयर करेंगे? न्यूटन. और मुझे ये पता है कि नेट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. नेट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कहानी. जब से मैं क्लास में हम नीचे देख रहे थे, मेरा इमेज देख रहे या बोर्ड उल्टा देखने की आदत? आप पुस्तक ही नीचे देख रहे, मैं भी देख के. तो नेट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. दोनों को इक्वेट करते. तो जब मैंने दोनों को इक्वेट किया तो ma बराबर आया किसके? W sin थीटा माइनस. आप लोगों की क्या ख्वाहिश है इस टॉपिक से निकालने की? एक्सेलरेशन. आपकी क्या नीड है? ये एक्सेलरेशन मास हो रहा है इसके साथ मल्टी, नीचे जाके तो ये बना, बोलें क्या? W sin थीटा माइनस F. आर यू क्लियर? अब वक्त आ गया इस कैल्शियम ब्रेक करें. मैं चाहता हूं आई वांट दिस रिजल्ट इन मच मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म. तो अब मैं इस कैल्शियम ब्रेक करूंगा. जब मैं इस कैल्शियम ब्रेक करूंगा तो ये बनेगा W sin थीटा ओवर m minus F upon m. Can I replace this W by mg? Yes. Can I replace this W by mg? Because weight is the product of mass and acceleration due to gravity. तो W की जगह क्या लिखा? mg. साथ में क्या मौजूद है? sin थीटा. नीचे क्या मौजूद है? माइनस में F upon m. ऊपर वाले m से नीचे वाला m. तो बोले A किसके बराबर आया? G sin थीटा माइनस F upon m. A किसके बराबर आया? G sin थीटा माइनस A किसके बराबर आया? G sin थीटा माइनस F. ये कहलाता है उस बॉडी का एक्सेलरेशन जो मौजूद होती है इंक्लाइंड प्लेन पे, और जिस वक्त बॉडी और सरफेस के बीच में पाई जाएगी फ्रिक्शन. तो अगर मैं आपसे बोलूंगा अगर बॉडी और सरफेस के बीच में क्या पाई जा रही है तो उस वक्त बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? Then you will reply without any pause, without any delay, A is equal to G sin theta minus F upon m. If anybody asks you what does this equation represent, तो आप उर्दू में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे. आप बोलेंगे जब कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रही होगी इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो किसके बराबर होगा? A is equals to G sin theta minus. वो कौन सा कंपोनेंट है वेट का जो इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी के मोशन के रिस्पांसिबल होता है? W sin theta. Are you clear? अब अगर मैं आपसे बोलूं जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए कि मेरे पास फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन का मतलब वी हैव स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन. फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन का मतलब वी हैव स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन. अगर हमारे पास एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, हाँ भाई कौन सा प्लेन है? स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन. अगर हमारे पास एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है
तो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का मतलब यहाँ पे किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन एग्जिस्ट। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का मतलब यहाँ किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन एग्जिस्ट। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का मतलब यहाँ किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन एग्जिस्ट। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का मतलब यहाँ कोई फ्रिक्शन एग्जिस्ट। जो एग्जिस्ट नहीं करता वहां पे उसका इमेज क्या होता है? जीरो। तो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन मींस फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन मींस फ्रिक्शन इज इक्वल टू। अब एक काम करें, इस फार्मूले में जहां पे फ्रिक्शन है वहां पे क्या लगा दें? जीरो। तो फार्मूला बनता है E equals to G sin theta minus F upon M। तो फार्मूला बनेगा इज इक्वल टू G sin theta minus 0 upon M। किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड कर दिया, आंसर जीरो। तो खाली बचा A is equal to G sin theta। ये कहलाता है आपके पास उन बॉडीज का एक्सेलरेशन जो इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आती है इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन क्या फार्मूला है? A is equals to G sin theta minus F upon M। और frictionless inclined plane का A is equals to G sin theta। frictionless inclined plane का A is equal to G sin theta। फिर friction का फॉर्मूला G sin theta minus F upon M। frictionless का G sin theta अकेला है, उसके साथ भी कुछ है तो पूरा पढ़े ना। A is equal to G sin theta minus F upon M। और दूसरा क्या है? A is equals to G sin theta। एक होती है कार और एक होती बेकार। एक क्या होती है और एक होती है। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेकार। सिर्फ नाम के दो केसेस हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों रखे, आई डोंट नो, लेकिन वो कार नहीं है, बेकार है। तो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन के हम दो केसेस पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके पास है केस नंबर 1 और केस नंबर 1 कहलाता है व्हेन सरफेस इज हॉरिजॉन्टल। केस नंबर 1 कहलाता है व्हेन सरफेस इज हॉरिजॉन्टल। फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन के हम दो केसेस पढ़ने वाले हैं और केस नंबर 1 कहलाता है व्हेन सरफेस इज हॉरिजॉन्टल। तो आपके पास पहला केस है केस नंबर 1 व्हेन सरफेस इज हॉरिजॉन्टल। अभी आप लोग एक काम करें बॉयज एंड गर्ल्स, फर्स्ट कर लें केस का एंगल है 50। कितना एंगल है? 10 कम करें 40। आगे बोले आगे आगे और अब 0। तो जब सरफेस क्या होती है? हॉरिजॉन्टल, तो एंगल 0 बनता है। तो आपके पास यहाँ पे सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो थीटा इज इक्वल टू 0। फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पर तो फॉर्मूला बनता है फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन का इज इक्वल टू G sin थीटा। sin थीटा की जगह क्या आ जाएगा? sin 0। sin थीटा की जगह मैं नहीं कहता, कैलकुलेटर कहता है। बोले हमने कहते sin 0 is equal to 0। sin 0 is equal to sin 0 is equal to और anything multiplied by 0 will remain 0। तो जब सरफेस हॉरिजॉन्टल होगी तो एक्सेलरेशन 0, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं होगी। जब बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं होगी तो मोशन नहीं होगा। जब मोशन नहीं होगा तो दूसरी बात है एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर मैं बोलूं आप लोगों से केस नंबर 2, अगर पहला केस था व्हेन सरफेस इज हॉरिजॉन्टल तो अगला केस क्या होगा? व्हेन सरफेस इज वर्टिकल। तो जब आपकी सरफेस बेटा वर्टिकल हो जाए, जब आपकी सरफेस वर्टिकल हो जाए तो वर्टिकल का मतलब बताइए बेटा कैसे होगा? बोले तो जब वर्टिकल होगा तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। तो ये बनेगा A is equal to G sin 90। Am I right? क्योंकि sin थीटा होता है, थीटा की जगह क्या आया है? 90। हम नहीं कहते, कैलकुलेटर कहता है sin 90 1 के बराबर। sin 90 is equal to sin 90 is equals to 5 1 से क्या होता है? 6 1 जा 7 1 जा G 1 जा। तो इसका मतलब जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर होगा बिल्कुल वर्टिकल, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे वर्टिकल होगा तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। तो A is equals to G। जब सरफेस हॉरिजॉन्टल होगा एक्सेलरेशन 0 और जब सरफेस वर्टिकल होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। Yes, there are no cases in the presence of friction. Okay, आपके पास यहाँ पर जो बात हुई वो हमारे पास हुई केस नंबर 1 और केस नंबर 2। फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन कहने को आसान है,
लेकिन पेपर में इससे रीजंस बहुत बनते हैं। सबसे मशहूर जमाना इससे जो रीजन बनता है, आइए देखते हैं कि वो मशहूर जमाना रीजन इससे क्या बनता है। कुछ बच्चे बहुत सुकड़ के बैठे हैं, मुझे लग रहा है ना सर्दी लग रही है और वो बर्दाश्त कर रहे हैं, आंखें और चेहरे से ऐसे एक्सप्रेशन हो रहे हैं, कुछ यहाँ पे भी और कुछ यहाँ पे भी। जी, आपके पास यहाँ पे रीजन बनता है और रीजन ये बनता है कि why do all bodies possess same acceleration when move down from friction less inclined plane. Why do all bodies possess same acceleration when moved down from frictionless inclined plane? Why do all bodies possess same acceleration when moved down from frictionless inclined plane? आपके पास अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, आपके पास अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, तो मेरी तो आपको पता है इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं ज्यादा उर्दू में काम करता हूँ, तो अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो कैन एनीवन टेल मी कि क्या लिखा हुआ है उर्दू में? उर्दू में ट्रांसलेट करके बताएं मुझे। अब इसके बाद इंग्लिश का पीरियड ना, इंग्लिश का सर आएंगे, मन को बोल दो, बताएं। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने। इन्होंने ये बोला कि जब जब आपके पास सारी बॉडीज, चाहे वो कोई भी बॉडी हो, उन सब का एक्सेलरेशन सेम क्यों होता है? when they move down from frictionless inclined plane। अब अगर फर्स्ट कर ली inclined plane है, ये क्या है? अगर मैं इस पे कबूतर का पर रखूं या मैं इसके ऊपर एक भारी भरकम बॉडी रखूं, मैंने बोला या तो मैं इस पे कबूतर का पर रखूं या एक हैवी बॉडी रखूं, चाहे कबूतर का पर इससे नीचे आएगा, चाहे इससे हैवी बॉडी नीचे आएगी, दोनों के अंदर बिल्कुल सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। आइए जरा मैं आपको साबित करता हूँ। रीजंस ऐसे लिखने की आदत डाला करें जो मेन जुमला एग्जामिनर पढ़कर आपको मार्क्स देते। बेशक आपको जितनी लंबी बात करनी है आप करें, बट अगर उसकी नजर मेन जुमले के ऊपर पड़ गई तो वो पूरा रीजन पढ़ता ही नहीं, वो उसी के ऊपर टिक मार के 4 मार्क करके देता है। पूरा रीजन इतना लंबा टाइम नहीं होता कि बैठ के पढ़े। अगर आपने मेन रीजन उसके अंदर हाईलाइट कर दिया और एग्जामिनर का आई कांटेक्ट मेन बात से हो गया, तो वो आपको उसी की बेस पे उसके 4 नंबर दे देगा। अब फर्ज कर लें कि ये एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है और ये फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, ये एंगल बना रहा है 30। अगर इस पे मैंने कबूतर का पर रखा, इसका मास था लेट्स सपोज आपके पास 0.1 kg, इसका मास कितना 0.1 और ये फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका एक्सेलेरेशन निकालें तो बनेगा इज इक्वल टू g sin थीटा। g का मतलब बोलें 9.8, sin थीटा का मतलब sin 30। एग्रीड? अब मैंने इसको हटा दिया और अब मैंने इसकी जगह पे एक हैवी बॉडी रख दी और अब इस हैवी बॉडी का मास बोले कितना है 5 kg। अगर मैं आपसे कहूं कि आप निकालें इसका एक्सेलरेशन तो आप बोलोगे इज इक्वल टू g sin थीटा। g का मतलब sin थीटा का मतलब sin 30। एग्रीड? यहाँ भी सेम आंसर आएगा। आगे बोले बेटा, यहाँ भी सेम आंसर आएगा। इससे क्या सीखा? ये दोनों सेम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन का जो एक्सेलरेशन है, बोले फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन का जो एक्सेलरेशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन से जब जब कोई भी बॉडी आपके पास नीचे आएगी, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन से जब जब आपके पास कोई भी बॉडी नीचे आएगी तो उनके अंदर बिल्कुल सेम acceleration produce होगा because their acceleration is independent of mass। तो चाहे एक बहुत ही छोटी बॉडी हो या बहुत ही बड़ी बॉडी हो, all will possess the same acceleration क्योंकि frictionless inclined plane का acceleration mass के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब लिखिए इसका आंसर। The acceleration of a body
आंसर लिखें. The acceleration of a body which moves down. The acceleration of a body which moves down from an inclined plane. The acceleration of a body which moves down from an inclined plane in the presence of friction. The acceleration of a body which moves down from an inclined plane in the presence of friction is given by और पेज के सेंटर में फॉर्मूला लिखें. A is equal to G sin theta minus F upon M. पेज के सेंटर में फॉर्मूला लिखें. A is equal to G sin theta minus F upon M. अब नीचे लिखें for smooth inclined plane. नीचे लिखें for smooth inclined plane. नीचे लिखें for smooth inclined plane. स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन में बेटा फ्रिक्शन क्या होती है? जीरो. तो लिखें F इज इक्वल टू जीरो. और ये स्टेप्स कॉपी करें यहां तक. 1 2 3 4. 1 2 3 4 चार स्टेप्स कॉपी करें. नीचे तक की चारों स्टेप्स कॉपी करें. A इज इक्वल टू G sin थीटा तक. A इज इक्वल टू G sin थीटा तक की चारों स्टेप्स कॉपी करें यहां तक. लिखा बेटा? अब लिखें the above formula clearly shows that the above formula clearly shows that the above formula clearly shows that acceleration of a body which moves down from frictionless inclined plane. Acceleration of a body which moves down from frictionless inclined plane is independent of mass. Is independent of mass. From frictionless inclined plane is independent of mass. पैराग्राफ चेंज करके लिखें. That's why all bodies possess same acceleration. That's why all bodies possess same acceleration in frictionless inclined plane. That's why all bodies possess same acceleration in frictionless inclined plane.
अगेंस्ट ग्रेविटी। लिखिए इसका आंसर। ये जो ऑनलाइन बच्चे हैं आप लोग क्वेश्चन किसी से ले लीजिएगा, फिलहाल आप लोग 3-4 इसके लिए लाइंस छोड़ के आंसर नोट कीजिए। लेकिन when we lift an object against gravity, when we lift an object against gravity, when we lift an object against gravity, then we have to overcome, when we lift an object against gravity, then we have to overcome the entire weight of our body. Then we have to overcome the entire weight of our body. Then we have to overcome the entire weight of our body. But if the same object, but if the same object is lifted using an inclined plane, but if the same object is lifted using an inclined plane, then we have to overcome only one component of a weight. Then we have to overcome only one component of a weight, that is कौन सा component है बताएं? W sin theta. Then we have to overcome only one component of a weight, that is W sin theta. That is W sin theta. Because W cos theta is balanced by normal reaction. Because W cos theta is balanced by normal reaction. Because W cos theta is balanced by normal reaction. Paragraph change करके लिखें. That's why a body can be lifted. That's why a body can be lifted easily using an inclined plane. That's why a body can be lifted easily using an inclined plane. इसको इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल के साथ. Thank you, sir.